मेरी माँ जैसा खाना बनाओ। ये शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। हर रोज, हर वक्त, जब भी मैं किचन में खड़ी होती हूँ, जब भी चूल्हा जलाती हूँ, जब भी किसी बर्तन को छूती हूँ, ये 5 शब्द मेरा पीछा करते हैं। और सबसे बड़ा मजाक, उनकी माँ ने जिंदगी में कभी खाना बनाया ही नहीं, कभी नहीं। एक रोटी तक नहीं बेली, एक चाय तक नहीं बनाई। फिर भी मुझसे कहा जाता था, माँ जैसा खाना बनाओ। सोचिए जरा, किसी ऐसी चीज की नकल करो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये था मेरी शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा जाल। और मैं इसमें फंसती चली गई, सालों तक। मेरा नाम अनन्या है, अनन्या श्रीवास्तव। अब उम्र 29 साल है। लेकिन जब ये सब शुरू हुआ, तब मैं सिर्फ 23 की थी। लखनऊ में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी। हमारा घर हजरतगंज के पास एक पुरानी गली में था। 2 मंजिला मकान, नीचे दादा दादी रहते थे, ऊपर हम। मेरे पापा सुरेश श्रीवास्तव सरकारी बैंक में मैनेजर थे। माँ सुधा हाउसवाइफ थी, लेकिन ऐसी हाउसवाइफ जो घर को स्वर्ग बना दे। उनके हाथ में जादू था, सच में। उनकी बनाई दाल का स्वाद आज भी जबान पर है। गरम गरम पूरियां, करी चावल और वो मीठी सेवइयां। ईद हो या दिवाली, माँ का किचन हमेशा महकता रहता था। मैं 2 बहनों में छोटी थी। बड़ी दीदी प्रियंका मुझसे 5 साल बड़ी। उनकी शादी मेरी शादी से 2 साल पहले हो गई थी, दिल्ली में। अच्छा घर मिला उन्हें, पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सास ससुर समझदार। दीदी खुश थीं। और मैं सोचती थी मेरी भी ऐसी ही किस्मत होगी। लड़कियां सपने देखती है ना, राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पर, नहीं तो कम से कम अच्छी कार में, और ले जाएगा अपने महल में। मेरा महल? वो तो बाद में पता चला कि महल नहीं, जेल थी। पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी, बहुत तेज नहीं, बहुत धीमी भी नहीं। बीए किया हिंदी साहित्य में, फिर बीएड का कोर्स। सोचती थी टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, उनकी मासूमियत, उनकी हंसी। लेकिन बीएड खत्म होते होते रिश्ते आने लगे, और पापा का मानना था, पहले शादी, नौकरी बाद में भी हो जाएगी। अगर मुझे तब पता होता कि इस फैसले का अंजाम क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने हाँ कह दी। रोहित से मेरी पहली मुलाकात अप्रैल में हुई थी, 2019। गर्मियां शुरू हो रही थी। लखनऊ की गर्मी जानते हो ना, ऐसी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। उस दिन भी धूप तेज थी। रिश्ते वाले आने वाले थे। रोहित के पापा के किसी दोस्त ने रिश्ता करवाया था। हमारे घर में तैयारी जोरों पर थी। माँ ने समोसे बनाए थे, घर के, बाहर के नहीं। दादी ने कहा था, बाहर के समोसे खिलाओगी तो लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे, ये वाक्य मैंने बचपन से सुना था, और आगे भी सुनती रही, बहुत आगे तक। रोहित अपने माँ बाप के साथ आया था। पापा आगे बैठे, माँ बगल में, और रोहित, वो थोड़ा पीछे, शर्माया हुआ सा। मुझे अच्छा लगा। लड़के का शर्माना अच्छी बात होती है ना। पहली नजर में वो बुरा नहीं लगा। लंबा था, करीब 5 फुट 10 इंच। गोरा रंग, बाल थोड़े घुंघराले, चश्मा लगाता था, वो बुद्धिमान वाला लुक। आंखें आंखें सीधी थी, साफ। मुझे लगा इस आदमी की आंखों में कुछ छुपा नहीं है। गलत थी मैं, बहुत गलत। उस दिन हम दोनों ने अकेले में बात की थी। पापा ने इजाजत दी, जाओ गार्डन में बैठो, बात करो। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था। आम का पेड़, गुड़हल के फूल, और एक पुरानी झूले वाली कुर्सी। वहीं बैठे हम। तो तुम टीचर बनना चाहती हो? रोहित ने पूछा। हाँ, बीएड हो गया है, बस नौकरी। नौकरी की क्या जरूरत, मैं कमाता हूं ना। पहला रेड फ्लैग। लेकिन तब मुझे लाल रंग पहचानना नहीं आता था। देखो, आजकल तो सब काम करते हैं, मैंने धीरे से कहा। हाँ, काम कर सकती हो। माँ भी कहती हैं कि बहू को घर संभालना चाहिए, लेकिन अगर मन हो तो ट्यूशन वगैरह ले लेना घर पर। ट्यूशन घर पर, यानी बाहर निकलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ कैसी है?
मैंने पूछा। रोहित का चेहरा बदल गया। एक अजीब सी चमक आ गई उसकी आंखों में, ऐसी चमक जो बाद में मैंने हर बार देखी जब भी उसकी माँ का जिक्र होता था। माँ? माँ तो सबसे अच्छी है दुनिया में। वो जो कहती हैं वो सही होता है, हमेशा। सबसे अच्छी, हमेशा सही। ये शब्द मुझे याद रखने चाहिए थे। शादी 2 महीने बाद हुई, जून में। इतनी गर्मी में शादी, पागलपन था। लेकिन पंडित ने मुहूर्त निकाला था, और मुहूर्त से बड़ा कुछ नहीं होता। फिर से, लोग क्या कहेंगे अगर मुहूर्त टाल दिया? वैसे कमेंट में लिखिए, आप मेरी जगह क्या करते? अगर पहली मुलाकात में ही ऐसे हिंट्स मिले तो क्या आगे बढ़ते? मुझे सच में जानना है। तो मैं आगे बताती। शादी धूमधाम से हुई। मेरा जोड़ा लाल था, गहरा लाल, सुनहरी कढ़ाई वाला। माँ ने अपना पुराना नेकलेस दिया था, दादी ने बिछिया पहनाई। विदाई में माँ रोई, जैसे हर माँ रोती है। मैं भी रोई, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। सोचती थी नई जिंदगी शुरू होगी, नया घर, नया परिवार, प्यार। रोहित का घर कानपुर में था, लखनऊ से 2 घंटे। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन इतनी दूर कि रोज रोज मायके नहीं जा सकती थी। घर अच्छा था, 3 बेडरूम का फ्लैट, एक अच्छी सोसाइटी में। रोहित आईटी कंपनी में काम करता था। सैलरी अच्छी थी, गाड़ी थी, एक सफेद स्विफ्ट। सब कुछ परफेक्ट लगता था बाहर से। ससुराल में पहले दिन मेरा स्वागत हुआ। आरती, तिलक, सब कुछ। सास जी, कमला देवी, ने मेरे पैर धोए। बहू लक्ष्मी होती है, उन्होंने कहा। ससुर जी, राम प्रसाद जी, कोने में बैठे थे। बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे वो। बाद में पता चला कि इस घर में सिर्फ एक आवाज चलती थी, सास जी की। पहले कुछ दिन अच्छे गए, हनीमून पीरियड जैसा कहते हैं। रोहित प्यार से पेश आता था, रात को बातें करते थे। वो अपने ऑफिस की बातें बताता, मैं अपने मायके की। हंसी मजाक होता। मुझे लगा शायद सब ठीक है, शायद मेरी चिंता बेवजह थी। लेकिन फिर वो दिन आया, शादी के ठीक 10 दिन बाद। सुबह का वक्त था, मैं किचन में थी। सास जी अभी तक उठी नहीं थी। मैंने सोचा चाय बना दूं। रोहित को ऑफिस जाना था, उसे चाय पसंद थी सुबह। मैंने चाय बनाई, अदरक वाली, जैसी माँ बनाती थी। कप में डाली, ट्रे में रखी और रोहित के कमरे में ले गई। चाय? रोहित ने कप उठाया, एक घूंट लिया और चेहरा बना लिया। ये चाय है? हाँ, अदरक डाली है। तुम्हें पसंद नहीं? अदरक? माँ कभी अदरक नहीं डालती, इलायची डालती हैं। और चीनी? इतनी कम? माँ तो। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। माँ तो क्या? मैंने पूछा। माँ की चाय में एक अलग टेस्ट होता है, तुम सीख जाओगी धीरे धीरे। सीख जाओगी। जैसे मैं कोई स्टूडेंट हूं और सास जी टीचर। उस दिन मैंने इसे इग्नोर किया। सोचा नया घर है, एडजस्ट होने में वक्त लगता है। लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। अगले दिन खाने पर कमेंट आया, दाल में नमक ज्यादा है, माँ ऐसी दाल नहीं बनाती। फिर सब्जी पर, भिंडी में प्याज क्यों है, माँ बिना प्याज बनाती हैं। फिर रोटी पर, ये रोटियां इतनी मोटी क्यों है, माँ की रोटियां पतली होती है, बिल्कुल रुमाल जैसी। माँ, 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 हर वाक्य में माँ। मैंने सास जी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या बनाती हैं जो इतना स्पेशल है। और मैंने देखा, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बनाती थी। सुबह उठती, 8 से 9 बजे। चाय मैं बनाती, नाश्ता मैं बनाती, दोपहर का खाना मैं बनाती, शाम की चाय मैं बनाती, रात का खाना मैं बनाती। सास जी? वो टीवी देखती थी, या पड़ोसन से बातें करती थी, या मंदिर जाती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, आज आप कुछ बना दीजिए, मुझे आपसे सीखना है। सास जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया।
मुझसे बनवाओगी? बहू से बड़ी सास काम करेगी? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस सीखना। सीखना है तो देखकर सीखो। मैं बताती तो हूँ, इतना नमक डालो, इतना मिर्च। सुनती नहीं हो ठीक से? बताती तो है। हाँ, बताती थी। बैठकर, किचन की चौखट पर खड़े होकर। कभी अंदर नहीं आती थी, कभी हाथ नहीं लगाती थी। पहला महीना बीत गया, फिर दूसरा, तीसरा। हर दिन वही नाटक। खाना बनाओ, कमेंट सुनो, सर झुकाओ। ये खीर फीकी है, ये पुलाव में जीरा ज्यादा है, ये पराठे जले हुए हैं। और हमेशा कंपैरिजन। माँ की खीर ऐसी नहीं होती, माँ का पुलाव ऐसा नहीं होता, माँ के पराठे ऐसे नहीं होते। एक रात मैं रोहित से बात करने की कोशिश कर रही थी, धीरे से, प्यार से। रोहित, वो माँ जी का खाना मैंने कभी देखा नहीं उन्हें बनाते। रोहित ने किताब रखी जो वो पढ़ रहा था। मुझे देखा, आंखें ठंडी थीं। क्या मतलब? मतलब, मैं 3 महीने से यहाँ हूँ। माँ जी ने कभी खाना। माँ को बनाने की जरूरत नहीं है। वो बताती हैं, समझाती हैं। उनका एक्सपीरियंस है, तुम्हें सीखना चाहिए। लेकिन जो खाना उन्होंने कभी बनाया ही नहीं, वो मैं कैसे? अनन्या, रोहित की आवाज तेज हो गई, पहली बार। माँ पर सवार मत उठाओ। उन्होंने मुझे अकेले पाला है। पापा तो कभी कुछ करते नहीं थे। सब कुछ माँ ने किया, अकेले। उनका कोई मुकाबला नहीं। मैं चुप हो गई। उस रात सो नहीं पाई। अकेले पाला है, ये बात मेरे दिमाग में घूमती रही। ससुर जी थे तो, रिटायर्ड थे लेकिन थे। पेंशन आती थी। फिर अकेले कैसे? धीरे धीरे असलियत समझ आने लगी। इस घर में ससुर जी की कोई वैल्यू नहीं थी। वो बस थे, जैसे फर्नीचर होता है। एक कोने में बैठे, अखबार पढ़ते या टीवी देखते, खाना खाते, सो जाते, बस। सास जी जो कहती वो होता, रोहित जो कहता वो होता। ससुर जी की राय किसी को फर्क नहीं पड़ता था। और सास जी, वो एक कैरेक्टर थीं। दुनिया के सामने बहुत भली। मंदिर जाती, दान करती, पड़ोसियों की मदद करती। सब कहते, कमला जी कितनी अच्छी हैं। लेकिन घर में एक अलग इंसान थी। एक दिन पड़ोसन आई थी, शर्मा आंटी। बातों बातों में बोली, कमला जी, आपकी बहू तो बहुत भाग्यशाली है, आप जैसी सास मिली। सास जी मुस्कुराईं, वो नकली मुस्कान जो मैं अब पहचानने लगी थी। अरे, बहू तो बेटी जैसी होती है। मैं तो इसे कुछ करने ही नहीं देती, बस प्यार से रखती हूँ। कुछ करने नहीं देती। हाँ, सिवाय पूरे घर के काम के। शर्मा आंटी के जाने के बाद सास जी का चेहरा बदल गया। अनन्या। जी माँ जी। शर्मा वाली चाय पीकर गईं? कब धोए? अभी धोती हूँ। और रसोई में वो मसाले बिखरे पड़े हैं। कितनी बार कहा है, सब कुछ जगह पर रखो। माँ होती तो, माँ होती, माँ होती तो ऐसा न होता। माँ होती तो वैसा न होता। मैं कौन थी इस घर में? एक बहू, एक नौकरानी, या एक ऐसी लड़की जिसे हमेशा किसी इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता? 6 महीने बीत गए। मैंने एक डायरी रखनी शुरू कर दी थी, चुपचाप। रात को जब सब सो जाते तब लिखती। अपना दर्द, अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो सब जो किसी से कह नहीं सकती थी। एक रात मैंने लिखा, आज रोहित ने कहा, तुम्हारी दाल में वो स्वाद नहीं जो माँ की दाल में होता था। मैंने पूछा, कौन सा स्वाद? उसने कहा, वो अलग होता था। मैंने फिर पूछा, माँ जी कब बनाती थी दाल? उसने कहा, बचपन में, अब नहीं बनाती, लेकिन स्वाद याद है। बचपन में, यानी 20 साल पहले या उससे भी पहले? मतलब वो एक मेमोरी से कंपेयर कर रहा है, एक धुंधली बचपन की मेमोरी जो शायद सच भी नहीं है। बच्चों को माँ का हर खाना अच्छा लगता है, वो प्यार था, खाना नहीं। लेकिन ये बात मैं कैसे समझाऊं? वो रातें बहुत लंबी होती थीं।
8 महीने पूरे होने पर कुछ और हुआ। मेरी सहेली थी निकिता, लखनऊ में साथ पढ़ती थी, झूठ पकड़ने में। वो मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी कॉलेज से। एक्चुअली मैं रुकी। क्या बताऊं, क्या न बताऊं? बोल ना यार, क्या हुआ? और मैंने बता दिया सब कुछ। वो कमेंट्स, वो कंपैरिजन्स, वो माँ जैसा खाना बनाओ वाला डायलॉग, सब। निकिता चुप रही बहुत देर तक। फिर बोली, अनन्या, तू पागल है क्या? ये तो रेड फ्लैग्स हैं, बहुत बड़े रेड फ्लैग्स। निकिता, ये नॉर्मल है, हर घर में होता है। सास बहू के बीच तो नॉर्मल? ये नॉर्मल है? किसी ऐसी चीज से कंपेयर करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये नॉर्मल है? अनन्या, ये मैनिपुलेशन है, गैसलाइटिंग है। गैसलाइटिंग? हाँ, तुझे डाउट करवाना, तुझे फील करवाना कि तू गलत है, तू कम है, तू इनफ नहीं है, जबकि प्रॉब्लम तुझ में नहीं है। मैंने सोचा, क्या सच में ऐसा था? लेकिन रोहित बुरा नहीं है। वो क्या? वो अपनी माँ का पपेट है। तू नहीं देख रही क्या हो रहा है? वो तुझे धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरी सेल्फ वर्थ, सब। फोन रखने के बाद मैं देर तक बैठी रही। क्या निकिता सही कह रही थी? रात को रोहित घर आया ऑफिस से। खाना रेडी है? ये उसका पहला सवाल था, हमेशा। हाँ, आलू गोभी बनाई है और दाल। रोहित ने खाना खाया चुपचाप, फिर प्लेट एक तरफ रखी। आलू गोभी में मिर्च ज्यादा थी। लेकिन तुम्हें तो तीखा पसंद है। मुझे पसंद है, माँ को नहीं। माँ कम मिर्च खाती हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए, माँ के लिए अलग बनाना था, ध्यान नहीं रहता तुम्हें? मैं चुप रही। रोहित उठकर चला गया टीवी देखने। और मैं किचन में बैठकर रोई, चुपचाप, आवाज नहीं निकाली। इस घर में रोने की भी इजाजत नहीं थी। वो आखिरी रात थी जब मैंने चुप रहने का फैसला किया था। आखिरी बार जब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह थी, मैं किचन में थी, जैसे हमेशा होती थी। चाय बना रही थी, इलायची वाली, जैसी माँ बनाती थी। तभी सास जी आईं। अनन्या? जी माँ जी। आज शाम को मेरी किटी पार्टी है घर पर। 20 औरतें आएंगी, तुम्हें सब बनाना होगा। 20 लोगों का खाना? अकेले? तो और कौन बनाएगा, मैं बनाऊं? वो हंसी, अजीब सी हंसी, जैसे मैंने कोई जोक सुनाया हो। मेन्यू बता देती हूँ। पूरी, खीर, 2 सब्जियां, चाट और चाय। शाम 5 बजे तक सब रेडी होना चाहिए। माँ जी, इतना सब मैं अकेली? क्या? तेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया? मुझे पता था, लड़कियां आजकल कुछ सीख कर नहीं आती। मेरी माँ, उन्होंने मेरी माँ पर कमेंट किया। कुछ टूटा अंदर। मेरी माँ ने सब कुछ सिखाया है। मेरी आवाज थोड़ी तेज थी। वो खुद बनाती हैं, सिखाती हैं, हर चीज। सास जी का चेहरा बदला, आंखें तीखी हो गईं। तो फिर अब तक सीखा क्यों नहीं? इतने महीने हो गए, एक ढंग का खाना नहीं बना पाती। मैं बनाती हूँ, रोज बनाती हूँ, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिशिएट? खाना बनाने पर अप्रिशिएट? ये तो औरतों का काम है, इसमें अप्रिशिएट कैसा? मैं कुछ बोलने वाली थी कि रोहित आ गया। क्या हो रहा है? सास जी ने फौरन चेहरा बदल लिया, आंखों में नकली आंसू। बेटा, तेरी बीवी से पूछ, मैंने बस किटी पार्टी के लिए खाना बनाने को कहा, और ये। माँ को तकलीफ मत दो अनन्या। रोहित ने मुझे घूर कर देखा। जो कह रही हैं करो। लेकिन रोहित, मैंने बस क्या? माँ गलत है? माँ झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर? माँ की इज्जत करना सीखो, उनके पैर छूकर माफी मांगो। पैर छूकर माफी? मैं खड़ी रही, हिली नहीं। अनन्या! रोहित की आवाज गूंजी। धीरे से मैं झुकी, सास जी के पैर छुए। माफ कर दीजिए माँ जी।
सास जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, सीख जाओगी धीरे धीरे। अभी तो नई बहू हो। नई बहू? 8 महीने हो गए और अभी भी नई बहू। उस शाम मैंने खाना बनाया, 20 लोगों का, अकेले। 4 घंटे लगे। हाथ जल गए, पैरों में दर्द था, कमर टूट रही थी। पार्टी शाम 5 बजे शुरू हुई। सास जी ड्राइंग रूम में बैठी थीं, डिजाइनर साड़ी में, सोने के गहने, मेकअप। अरे, ये पूरियां तो बहुत अच्छी है, एक आंटी ने कहा। हाँ कमला जी, आपके हाथ का खाना तो हमेशा से ही लाजवाब है, दूसरी ने कहा। सास जी मुस्कुराईं। अरे कुछ खास नहीं, बस माँ की पुरानी रेसिपी है। माँ की रेसिपी, उनके हाथ का खाना। मैंने सुना किचन से, पर्दे के पीछे से, और कुछ और टूटा अंदर। मैंने बनाया था वो खाना, 4 घंटे, अकेले, और क्रेडिट सास जी ले रही थीं। पार्टी के बाद जब सब गईं, सास जी ने मुझे बुलाया। सब बर्तन आज रात धो लेना और ड्राइंग रूम भी साफ करना। मुझे थकान हो गई है। थकान? बेड बेड। जी माँ जी। वो चली गईं, अपने कमरे में। रोहित भी चला गया, अपने लैपटॉप में बिजी। और मैं किचन में खड़ी थी। बर्तनों का पहाड़ सामने था। पैर थक चुके थे, आंखें भारी थीं। उस रात बर्तन धोते धोते मैंने फैसला किया, कुछ करना होगा, कुछ बदलना होगा। ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन क्या करूं? कैसे बदलूं? अगले दिन मैंने एक काम किया। ससुर जी अकेले बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैं पास गई। पापा जी? उन्होंने देखा, हैरान। शायद इस घर में कोई उनसे बात नहीं करता था। हाँ बेटा? पापा जी, मुझे कुछ पूछना था। पूछो। माँ जी, वो जब रोहित छोटा था, तब वो खाना बनाती थी? ससुर जी चुप हो गए, कुछ देर। उनकी आंखों में कुछ था, पुराना दर्द शायद। बेटा, तुम क्यों पूछ रही? बस, रोहित हमेशा कहते हैं माँ जैसा खाना बनाओ, तो सोचा। ससुर जी ने अखबार रखा, लंबी सांस ली। बेटा, एक बात बताता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। जी पापा जी। तुम्हारी सास जी, उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया। मेरा शक सही था। कभी नहीं? कभी नहीं। जब शादी हुई हमारी, तब भी नहीं। मेरी माँ बनाती थी, फिर माँ गुजर गईं, तब मैंने कुक रखा। सालों तक कुक रहा। रोहित तो कुक के हाथ का खाना खाकर बड़ा हुआ। तो फिर रोहित क्यों कहता है माँ जैसा? ससुर जी ने मुझे देखा, आंखों में कुछ था, अफसोस शायद। बेटा, रोहित को उसकी माँ ने कन्विंस कर रखा है, बचपन से। वो जो भी बोलती हैं, वो सच है। ये रोहित मानता है, अंधा विश्वास है। लेकिन सच तो। सच? ससुर जी कड़वी हंसी हंसे। इस घर में सच की कीमत नहीं है बेटा। यहाँ जो कमला जी कहें, वो सच है, बाकी सब झूठ। मैं स्तब्ध रह गई। पापा जी, आपने कभी रोहित को नहीं बताया? बताया था, एक बार, बहुत साल पहले। रोहित 12-13 का था। मैंने कहा था कि बेटा, माँ कुछ ज्यादा ही। लेकिन कमला जी को पता चल गया। उसके बाद मेरा इस घर में कोई वजूद नहीं रहा। मतलब? मतलब मैं जिंदा हूं, लेकिन हूं नहीं। कोई नहीं पूछता मुझसे कुछ, कोई नहीं सुनता, बस हूं। रोहित भी, वो अपनी माँ का है, पूरी तरह। ससुर जी की आंखों में पानी आ गया। बेटा, तुम अभी जवान हो, अभी भी वक्त है। वक्त? किस बात का? लेकिन ससुर जी कुछ नहीं बोले, बस अखबार उठाया और पढ़ने लगे। मैं उठकर चली गई। दिमाग में तूफान था। यानी यानी वो खाना जो माँ जैसा होना चाहिए, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। वो एक झूठ था, एक बड़ा झूठ, जो सास जी ने बनाया था। और रोहित
रोहित उस झूठ को सच मान बैठा और मैं उस झूठ को साबित करने की कोशिश में टूट रही थी। कितना हास्यास्पद था ये, कितना दर्दनाक। उस रात मैं नहीं सोई, सोचती रही, क्या करूं? मायके फोन करूं, माँ पापा को बताऊं? लेकिन फिर लोग क्या कहेंगे? पापा का चेहरा याद आया। शादी टूट गई तो जिंदगी बर्बाद। दादी की बात याद आई। और अगर बता भी दूं तो क्या होगा? रोहित तो कभी नहीं मानेगा कि उसकी माँ गलत है। वो तो। तभी मेरा फोन बजा। रात के 11 बज रहे थे। अननोन नंबर। हेलो। हेलो। अनन्या जी। जी। कौन? मैं नीलम बोल रही हूँ। नीलम सिंह। आपकी सास जी की, मतलब कमला जी की बहन। सास जी की बहन? उन्होंने तो कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया था। जी। देखिए, मुझे पता है आप कंफ्यूज्ड होंगी। कमला मुझसे बात नहीं करती। 20 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन मुझे आपके बारे में पता चला, एक कॉमन रिलेटिव से। क्या पता चला? यही कि वो आपके साथ भी वही कर रही है जो हमारे साथ किया था, जो अपने पति के साथ कर रही है। मेरा दिल धड़क रहा था। नीलम जी, आप क्या कह रही हैं? बहुत कुछ है बताने को अनन्या जी। बहुत कुछ जो आपको जानना चाहिए। कमला के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, लेकिन फोन पर नहीं। क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? मैं सांस रोककर सुन रही थी। अभी तो नहीं, लेकिन मैं लखनऊ में हूँ, आपके मायके के पास। जब भी आ सको मुझसे मिलो। कुछ सच है जो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का फैसला लेने से पहले। कौन सा सच? वो सच जो कमला छुपाती आई है, सालों से, सबसे, खुद से भी। फोन कट हो गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, हाथों में फोन था। दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। सास जी की बहन, जिनसे वो 20 साल से बात नहीं करती। कोई सच, कोई हिडन सच। क्या था वो? क्या था वो राज जो इस घर की नींव में दबा था? मुझे जानना था, हर हाल में। लेकिन अभी अभी सोचना था, प्लान करना था। बाहर खिड़की से देखा। अंधेरी रात थी। चांद छुपा हुआ था बादलों में। कुछ बड़ा होने वाला था, मुझे पता था। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनन्या? रोहित की आवाज थी। अभी तक सोई नहीं? किससे बात कर रही थी? किसका फोन था इतनी रात को? मेरे हाथ में अभी भी फोन था। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। क्या बताऊं? झूठ बोलूं? सच बोलूं? दरवाजा खुलने लगा और मैं वही खड़ी थी, एक राज की दहलीज पर, जो या तो मेरी जिंदगी बचा देगा या पूरी तरह तबाह कर देगा। दरवाजा खुल रहा था और मेरे हाथ में वो फोन था जिस पर अननोन नंबर लिखा था। रोहित सामने खड़ा था, आंखों में शक। रात के 11 बज रहे थे और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि शायद वो भी सुन सकता था। नीलम जी की बात अभी भी कानों में गूंज रही थी। कुछ सच है जो तुम्हें पता होना चाहिए। किसका फोन था? रोहित ने फिर पूछा। आवाज में वो ठंडापन था जो अब मैं पहचानने लगी थी। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। सच बोलूं? नहीं, अभी नहीं। मुझे पहले खुद जानना था कि सच क्या है। निकिता का था, कॉलेज वाली फ्रेंड। झूठ आसानी से निकल गया मुंह से। इतनी रात को? उसका ब्रेकअप हो गया, अपसेट थी। रोहित ने मुझे देखा, कुछ सेकंड्स, फिर सिर हिलाया। ठीक है, सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठना है, माँ को मंदिर जाना है, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। वो मुड़कर चला गया। मैंने फोन छुपा दिया, तकिए के नीचे। रात भर नहीं सोई, बस सोचती रही। नीलम जी कौन है? सास जी की बहन? 20 साल से बात नहीं। क्या हुआ था? और वो सच, वो कौन सा सच था? अगली सुबह मैं मंदिर गई सास जी के साथ। हमारे घर से पास ही एक हनुमान मंदिर था। हर मंगलवार सास जी वहां जाती थीं। मैं साथ चलती थी,
न चाहते हुए। उस दिन मंदिर में कुछ ज्यादा भीड़ थी। सावन का महीना था। लोग पूजा करने आए थे। सास जी अंदर गईं, मैं बाहर इंतजार करती रही। तभी मेरा फोन बज किया। मैसेज था, अननोन नंबर से। बेटा, कल दोपहर 2 बजे लखनऊ हजरतगंज के पास कॉफी हाउस आ सकती हो? नीलम जी। मेरा दिल धड़का। लखनऊ? वो तो 2 घंटे दूर था। मैं कैसे जाऊंगी? लेकिन जाना था, हर हाल। मैंने रिप्लाई किया, आऊंगी। अब बहाना ढूंढना था। याद है, पहले पार्ट में मैंने ससुर जी के बारे में बताया था कि वो इस घर में कैसे इनविजिबल हैं। तब मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सोचा, हर घर में ऐसा होता है। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। ससुर जी ही वो कड़ी थे जो मुझे सच तक ले जा सकती थी। मंदिर से लौटकर मैंने प्लान बनाया। माँ जी, मैंने शाम को कहा, कल मुझे लखनऊ जाना है। सास जी ने टीवी से नजर उठाई। लखनऊ? क्यों? दीदी का फोन आया था, प्रियंका दीदी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ। दीदी दिल्ली में थी, बिल्कुल ठीक थी। लेकिन सास जी को क्या पता? तबीयत? क्या हुआ? पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हैं। मुझे उनके साथ जाना है। सास जी ने सोचा, मुझे देखा। और घर का काम? कल का खाना आज रात बना दूंगी। सुबह की चाय, नाश्ता सब रेडी करके जाऊंगी। और कब तक लौटोगी? शाम तक या रात तक? रोहित उस वक्त ऑफिस में था। बाद में उसे बताऊंगी, यही सोचा। सास जी ने हाँ कह दी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था। शक या सिर्फ नाराजगी कि मैं एक दिन के लिए भी जा रही थी। रात को रोहित को बताया। लखनऊ? कल? उसने भौहें चढ़ाईं। हाँ, दीदी की तबीयत ठीक है, लेकिन रात तक लौट आना। माँ अकेली। माँ जी अकेली नहीं है, पापा जी हैं। रोहित ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई जोक सुनाया हो। पापा? वो क्या करेंगे? मैं चुप रही। क्या कहती? अगले दिन सुबह जल्दी उठी। 4 बजे। सबके लिए खाना बनाया, नाश्ता रेडी किया, चाय के लिए सब तैयार रख दिया। 6 बजे तक सब काम खत्म। फिर तैयार हुई। साधारण सी साड़ी पहनी, क्रीम कलर की। बाल बांध लिए, थोड़ा सा काजल, बस। 7 बजे घर से निकली। बस स्टैंड तक ऑटो किया, फिर लखनऊ की बस। रास्ते में सोचती रही, क्या कर रही हूं? अपनी सास की बहन से मिलने जा रही हूं, छुपकर। ये सही है? लेकिन कुछ था जो मुझे खींच रहा था। वो सच जो नीलम जी जानती थी। वो सच जो शायद मेरी जिंदगी बदल सकता था। लखनऊ पहुंची तो 11 बज रहे थे। हजरतगंज, मेरा पुराना इलाका। कितनी बार आई थी यहाँ कॉलेज के दिनों में, निकिता के साथ, शॉपिंग करने, मूवीज देखने। जिंदगी कितनी सिंपल थी तब। कॉफी हाउस ढूंढा। पुरानी बिल्डिंग थी, ब्रिटिश टाइम की। अंदर गई। एक औरत बैठी थी कॉर्नर में, उम्र 60 के आसपास। गोरा रंग, पतला चेहरा, सफेद साड़ी। देखते ही पहचान गई। सास जी जैसी थी। लेकिन लेकिन कुछ अलग भी। आंखों में गर्माहट थी जो सास जी में कभी नहीं देखी। अनन्या? जी, नीलम जी। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। मैं जाकर बैठ गई। थैंक यू आने के लिए। मुझे पता है मुश्किल रहा होगा। नीलम जी, आप आप सच में माँ जी की बहन हैं? छोटी बहन, कमला मुझसे 3 साल बड़ी है। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। बहुत कुछ बताना है तुम्हें बेटा, लेकिन पहले एक बात। जो भी सुनो, डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा। बताइए। नीलम जी ने गहरी सांस ली। कमला और मैं एक साथ बड़ी हुईं, लखनऊ में ही। हमारा परिवार पुराना था, इज्जतदार। पापा वकील थे, माँ हाउसवाइफ। 4 बहनें थी हम। कमला सबसे बड़ी, फिर मैं, फिर सुमन, फिर रेखा। 4 बहनें? हाँ, लेकिन आज सिर्फ मैं और सुमन बची हैं। रेखा गुजर गई बीमारी से, और कमला
नीलम जी रुकी। कमला से हम सबने रिश्ता तोड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो जो करती थी वो गलत था, बहुत गलत। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या करती थी? नीलम जी ने मुझे देखा। आंखों में दर्द था। कमला को बचपन से एक प्रॉब्लम थी। उसे हमेशा सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए थी, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा तारीफ। अगर किसी और को मिली, चाहे वो बहन हो या दोस्त, तो कमला बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मतलब जेलसी? जेलसी से कहीं ज्यादा। ये एक तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर थी। बाद में पता चला, लेकिन तब किसी को नहीं पता था। हम बस सोचते थे कमला को गुस्सा आता है, नॉर्मल है। नीलम जी ने चाय का कप उठाया। हाथ कांप रहे थे। जब हम जवान हुए, रिश्ते आने लगे। सबसे पहले मेरा रिश्ता आया, एक अच्छे घर से। लड़का हैंडसम था, पढ़ा लिखा। मैं खुश थी। फिर कमला ने वो रिश्ता तुड़वा दिया। कैसे? उसने उस लड़के के परिवार को बताया कि मैं किसी और के साथ अफेयर में हूं। झूठ, पूरा झूठ। लेकिन उन्होंने मान लिया। रिश्ता टूट गया। मेरा मुंह खुला रह गया। और पापा माँ ने कुछ नहीं कहा। पापा को पता नहीं चला कि कमला ने किया। उसने बड़ी सफाई से किया था। और माँ को कमला बहुत प्यारी थी, सबसे बड़ी बेटी। वो कभी कमला के खिलाफ नहीं जाती थी। नीलम जी की आंखों में पुराना दर्द था। फिर कमला की शादी हुई, राम प्रसाद जी से, तुम्हारे ससुर। वो भी अच्छा परिवार था, लेकिन 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 कमला ने उस घर को भी तोड़ दिया, धीरे धीरे। कैसे? राम प्रसाद जी के माँ बाप को उसने इस घर से निकलवाया, अलग करवा दिया। राम प्रसाद जी की बहन थी एक, उससे रिश्ता तुड़वा दिया। कमला ने वो सब किया जो जरूरी था, ताकि वो घर पूरी तरह उसका हो जाए। और ससुर जी? राम प्रसाद बेचारा, वो तो बस टूट गया अंदर से। कमला ने उसे इतना कंट्रोल किया कि वो अब इंसान कम, शैडो ज्यादा है। मेरी आंखों के सामने ससुर जी का चेहरा आया। वो कोने में बैठे, चुपचाप। कोई उनसे बात नहीं करता, कोई उनकी परवाह नहीं करता। और रोहित? नीलम जी ने सिर हिलाया। रोहित? वो तो कमला की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मतलब? कमला ने रोहित को पूरी तरह अपने कंट्रोल में रखा, बचपन से। उसे सिखाया कि माँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ परफेक्ट है। माँ जो कहे वो सच है। और बाकी सब, पापा, दोस्त, बीवी, सब सेकेंडरी है। लेकिन लेकिन ये तो मैनिपुलेशन है, प्योर मैनिपुलेशन। और रोहित को पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? अगर आपको पता चले कि आपका पति साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का शिकार है बचपन से, तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। नीलम जी, ये सब मुझे अभी क्यों बता रही हैं? क्योंकि मुझे पता है कमला तुम्हारे साथ क्या कर रही है। वही जो उसने राम प्रसाद के साथ किया, वही जो उसने मेरे साथ किया। तुम्हें तोड़ना, तुम्हें वर्थलेस फील करवाना, ताकि तुम कभी उसके खिलाफ खड़ी ना हो सको। और वो माँ जैसा खाना बनाओ वाली बात? नीलम जी हंसी, कड़वी हंसी। कमला ने जिंदगी में एक चाय नहीं बनाई, मैं गवाह हूं। जब हम साथ रहते थे, मैं और सुमन किचन का काम करते थे। कमला, वो राजकुमारी थी, उसे कुछ नहीं करना था। तो फिर? तो फिर ये झूठ है, पूरा झूठ। उसने रोहित को बचपन से ये कहानी सुनाई है कि वो कितनी अच्छी खाना बनाती थी। और रोहित ने मान लिया, क्योंकि वो माँ है। माँ झूठ कैसे बोल सकती है? मेरी दुनिया घूम रही थी। लेकिन लेकिन कुक? ससुर जी ने बताया था कि कुक था। हाँ, कुक था महाराज जी। बरसों तक रहा। फिर जब रोहित बड़ा हो गया, कमला ने उसे निकाल दिया और स्टोरी बना दी कि अब मैं खुद बनाती हूँ। जबकि सच ये है कि बाहर से खाना आता था या राम प्रसाद बनाता था। ससुर जी खाना बनाते थे? हाँ, उन्हें आता है, अच्छा बनाते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं
क्योंकि कमला ने सबको बता उससे कांटेक्ट क्यों किया अभी, इतने साल बाद। नीलम जी ने मुझे देखा, आंखों में कुछ था, गिल्ट शायद। क्योंकि क्योंकि मुझे भी देर से पता चला कि कमला ने शादी की, कि बहू आई। मैंने सोचा था शायद बहू से रिश्ता अच्छा हो, शायद कमला बदल गई हो। लेकिन फिर हमारी एक कॉमन रिलेटिव है, सुषमा। वो दोनों परिवारों से जुड़ी है। उसने बताया कि कमला की बहू बहुत परेशान है। हर वक्त काम, हर वक्त टॉन्ट्स, और वो डायलॉग, माँ जैसा खाना बनाओ, सुनकर मुझे फ्लैशबैक हो गया। नीलम जी की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं कर पाई अपने लिए, रामप्रसाद के लिए भी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए शायद कुछ कर सकूं। क्या? सच बताना, वो सच जो कमला छुपाती आई है। और क्या सच है जो अब तक नहीं बताया? नीलम जी ने गहरी सांस ली। एक और बात है जो शायद सबसे जरूरी है। क्या? कमला कमला की पहले भी शादी हुई थी। मेरा दिल रुक गया। क्या? हाँ, रामप्रसाद से पहले एक और आदमी से। नाम था विनोद। बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन 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 कमला से 1 साल में तलाक हो गया। तलाक? क्यों? नीलम जी चुप हो गईं। ये मैं अभी नहीं बता सकती। कुछ चीजें हैं जो जो प्रूफ के साथ बताना जरूरी है, और प्रूफ मेरे पास पूरा नहीं है। क्या मतलब? मतलब एक और इंसान है जो ये सब जानता है, और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। कौन? रामप्रसाद। ससुर जी। ससुर जी को पता है? हाँ, उन्हें सब पता है। शादी से पहले नहीं बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित आ चुका था, और कमला ने रामप्रसाद को इतना तोड़ दिया था कि वो कभी कुछ नहीं बोला। मेरा दिमाग चकरा रहा था। मुझे ससुर जी से बात करनी होगी। करो, लेकिन अकेले में। कमला को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चल गया? नीलम जी ने मुझे देखा, तो वो तुम्हारे खिलाफ वो सब करेगी जो उसने मेरे साथ किया, मेरी बहन सुमन के साथ किया, रामप्रसाद के साथ किया। तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। अभी भी जहन्नुमी है, और जहन्नुम भी हो सकती है, ट्रस्ट मी। हम देर तक बैठे रहे। नीलम जी ने और भी बातें बताईं, अपने बचपन की, कमला के बिहेवियर की, परिवार की। हर बात से एक तस्वीर बन रही थी। एक ऐसी औरत की जो अंदर से खोखली थी और बाहर से परफेक्ट। शाम होने लगी थी। मुझे जाना होगा। हाँ, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? कमला से लड़ना आसान नहीं है। वो बहुत चालाक है। तुम्हें भी चालाक होना पड़ेगा। मैं सोचूंगी। और अनन्या? जी? रोहित बुरा नहीं है। वो बस विक्टिम है, जैसे तुम हो, जैसे रामप्रसाद है। फर्क ये है कि तुम अभी जाग रही हो, रोहित अभी सो रहा है। मैं उठी, नीलम जी के पैर छुए। जीती रहो बेटा, और स्ट्रांग रहना। कोशिश करूंगी। वापस आते वक्त बस में बैठी थी, तो एक ही सवाल था दिमाग में, अब क्या करूं? सच तो पता चल गया, लेकिन इस सच का क्या करूं? रोहित को बताऊं? वो मानेगा नहीं, माँ के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। सास जी का सामना करूं? वो और भी डेंजरस हो सकती हैं। मायके चली जाऊं? लोग क्या कहेंगे? पापा का चेहरा याद आया। तलाक? इतनी जल्दी? अभी तो साल भी नहीं हुआ। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। घर पहुंची तो रात के 9 बज रहे थे। सास जी ड्राइंग रूम में थीं। टीवी चल रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ देख रही थीं। आ गई? जी माँ जी। तेरी दीदी कैसी है? ठीक है अब। क्या प्रॉब्लम थी? बस पेट में इन्फेक्शन था, मेडिसिन दी है। कुछ था उनकी आंखों में,
मुझे लगा वो जानती हैं मैं कहाँ गई थी, लेकिन नहीं। कैसे पता चलेगा? खाना खाया? नहीं, अभी खाती हूँ। खाना मैंने नहीं बनाया, बाहर से मंगवा लिया था। तू तो थी नहीं। बाहर से मंगवा लिया। हाँ, क्योंकि बनाना तो आता नहीं। जी माँ जी। किचन में गई। बचा हुआ खाना था, ठंडा। खाया। रोहित अपने कमरे में था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। कैसे गया दिन? उसने बिना देखे पूछा। ठीक था। दीदी? ठीक है। बस इतनी बात पति पत्नी की। 1 साल की शादी के बाद रात को लेटी तो नींद नहीं आई। करवटें बदलती रहीं। आखिर 2 बजे उठी, पानी पीने किचन गई। वापस आ रही थी तो ससुर जी के कमरे में रोशनी दिखी। दरवाजा आधा खुला था। मैं रुकी, देखा। ससुर जी जागे थे, बिस्तर पर बैठे, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। लगता था कोई फोटो एल्बम। मैंने धीरे से नॉक किया। ससुर जी ने देखा, सरप्राइज्ड हुए। बेटा, तुम इतनी रात को? नींद नहीं आ रही थी पापा जी। आप? मुझे तो आती ही नहीं है ज्यादातर। कुछ था उनकी आवाज में, वही दर्द जो नीलम जी की आंखों में था। पापा जी, अंदर आ सकती हूँ? उन्होंने सोचा, फिर सिर हिलाया। मैं अंदर गई। दरवाजा आधा खुला रखा। पापा जी, आपको नीलम जी का पता है? उनका चेहरा बदल गया। एक पल के लिए डर दिखा। नीलम? कमला की बहन? जी। तुम्हें कैसे? तुमसे किसने? वो मिली मुझसे आज। ससुर जी का एल्बम गिर गया, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने क्या बताया? बहुत कुछ, लेकिन सब नहीं। क्या? क्या बताया? कि माँ जी की पहले भी शादी हुई थी। ससुर जी ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई पुराना जख्म फिर हरा हो गया हो। हाँ, विनोद से 1 साल में तलाक हो गया था। क्यों? ससुर जी ने मुझे देखा, आंखों में कुछ था, डर, वार्निंग। बेटा, कुछ बातें जानना खतरनाक होता है। पापा जी, मैं इस घर में जी रही हूँ, रोज टूट रही हूँ। मुझे जानने का हक है। तुम्हारी माँ? वो मेरी माँ नहीं है, मेरी सास है। और सास होने का मतलब ये नहीं कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। ससुर जी चौंक गए। शायद किसी ने उनसे इतनी सीधी बात पहले नहीं की थी। बेटा, पापा जी प्लीज, मुझे सच बताइए। वो बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने वो एल्बम उठाया जो गिरा था, खोला। अंदर पुरानी फोटोज थीं, ब्लैक एंड वाइट, कुछ कलर। एक फोटो में एक जवान औरत थी, गोरी, सुंदर। पहचान गई, सास जी थी, जवानी में। ये शादी के वक्त की है, विनोद से। कहाँ है अब वो? विनोद? ससुर जी ने कड़वी हंसी हंसी। वो तो वो तो पागल हो गया, लिटरली। मेंटल असाइलम में है, पिछले 30 साल से। मेरी रूह कांप गई। क्या? हाँ, कमला के साथ 1 साल रहने के बाद वो इतना टूट गया कि रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन 1 साल में कोई कैसे? कमला के साथ 1 साल बहुत होता है बेटा। जो आगे हुआ, वो मैं सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन हुआ। ससुर जी ने बताना शुरू किया। विनोद अच्छा इंसान था, डॉक्टर था, पैसे वाला परिवार। शादी धूमधाम से हुई, सब खुश थे। फिर? फिर कमला ने शुरू किया। पहले छोटी छोटी बातें। ये खाना ठीक नहीं है, ये कपड़ा अच्छा नहीं है, तुम्हारी माँ मुझे इग्नोर करती है। धीरे धीरे बड़ी बातें। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करती, मैं यहाँ अकेली हूँ। और विनोद? विनोद प्रूव करने की कोशिश करता कि वो प्यार करता है। जितना प्रूव करता, कमला और डिमांड करती। और साथ में एक्यूजेशंस।
तुम किसी और को देखते हो। तुम घर देर से आते हो, कहीं और जाते हो। तुम्हारी नर्स से तुम्हारा अफेयर है। झूठे एक्यूजेशंस, पूरी तरह झूठे। लेकिन कमला इतनी कन्विंसिंगली बोलती थी कि विनोद को लगने लगा शायद वो सच में गलत है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। प्रैक्टिस सफर होने लगी। फिर एक दिन ससुर जी रुके। आंखों में पानी था। एक दिन विनोद ने सुइसाइड अटेम्प्ट किया। हाय भगवान, बच गया। लेकिन मेंटली इतना डैमेज हो गया कि वापस नहीं आ पाया। उसके पेरेंट्स ने कमला पर केस किया था, मेंटल हैरासमेंट का, बट नथिंग वाज प्रूव्ड। कमला ने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि सब उसी को विक्टिम समझते थे। और तलाक विनोद के पेरेंट्स ने करवाया। विनोद तो होश में भी नहीं था। मैं स्तब्ध थी। ये तो। और बेटा, एक बात और है। क्या? ससुर जी ने एल्बम में और पीछे जाकर एक फोटो निकाली। देखो ये। फोटो में एक छोटा बच्चा था, 2-3 साल का। ये कौन है? ये विनोद और कमला का बेटा है। क्या? उनका बेटा? हाँ, तलाक से पहले हुआ था। लेकिन कमला ने बच्चे को विनोद के पेरेंट्स को दे दिया। बोली, मुझे नहीं चाहिए, ये उसका बोझ है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब रोहित का एक सौतेला भाई है? था। वो बच्चा वो बच्चा 20 साल पहले गुजर गया, एक्सीडेंट में। और रोहित को पता है? नहीं, रोहित को कुछ नहीं पता। न पहली शादी का, न उस बच्चे का, न विनोद का। आपने कभी नहीं बताया? ससुर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बताने की कोशिश की, बहुत बार, लेकिन कमला को पता चल जाता था। और फिर जो होता था, वो रुक गए। क्या होता था पापा जी? बेटा, कुछ बातें। बताइए। ससुर जी ने गहरी सांस ली। कमला ने मुझे तोड़ दिया, वैसे ही जैसे विनोद को तोड़ा था। बस फर्क ये है कि मैं जिंदा रह गया, समहाउ। शायद रोहित की वजह से। पापा जी? बेटा, मैं कमजोर इंसान हूं, लड़ नहीं सका। लेकिन तुम लड़ सकती हो। कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जानती हूं। क्या? कमला की एक कमजोरी है। क्या? उसका झूठ। उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी है। अगर वो झूठ एक्सपोज हो गया तो वो टूट जाएगी, क्योंकि उसने जो इमेज बनाई है, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बहू, परफेक्ट औरत, वो उसकी आइडेंटिटी है। अगर वो आइडेंटिटी टूटी तो वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, इसीलिए सावधान रहना बेटा, बहुत सावधान। तभी बाहर से आवाज आई। कौन है वहां? सास जी की आवाज। मेरा दिल धड़का। ससुर जी ने जल्दी से एल्बम छुपाया। जाओ बेटा, जल्दी। मैं दबे पांव निकली। अपने कमरे में गई। रोहित सो रहा था। दरवाजे के बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। सास जी थीं। ससुर जी के कमरे की तरफ गईं। कुछ देर बाद आवाजें आईं, धीमी लेकिन सुनाई दे रही थीं। तुम किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं, अकेला था। झूठ मत बोलो, मैंने 2 लोगों की आवाज सुनी। तुमने गलत सुना। रामप्रसाद? फिर चुप्पी। मैं सांस रोककर सुन रही थी। कुछ देर बाद सास जी के कमरे में जाने की आवाज आई। रात गुजरी, लेकिन नींद नहीं आई। अगली सुबह किचन में गई तो सास जी पहले से थीं। मुझे देखकर उनकी आंखें तीखी हो गईं। अनन्या। जी माँ जी। कल रात तुम कैरी माँ के पीछे कुछ कर रही हो कि तुम इस घर में कुछ गड़बड़ कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या है, बताओ। मैं रुकी। क्या बताऊं? सच? वो मानेगा? रोहित, तुम्हारी माँ के बारे में कुछ बातें हैं जो तुम नहीं जानते। मेरी माँ के बारे में? उसकी आवाज तीखी हो गई।
तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानती हो? वो परफेक्ट है, पूरी तरह परफेक्ट। और तुम आई नहीं और ड्रामा शुरू। रोहित, प्लीज सुनो। नहीं, तुम सुनो। माँ ने मुझे अकेले पाला है, मुझे इंसान बनाया है, और तुम उन पर उंगली उठा रही हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बीवी? बीवी का काम है पति का घर संभालना, माँ की सेवा करना। तुम क्या कर रही हो? मैं कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारी माँ की कोई भी बात सच नहीं है। वो खाना नहीं बनाती, कभी नहीं बनाया। वो झूठ बोलती हैं, हर बात में। रोहित का हाथ उठा। एक पल के लिए मुझे लगा वो मारेगा, लेकिन नहीं मारा, बस हाथ उठाकर रुक गया। एक और शब्द माँ के खिलाफ, और वो रुका, हाथ नीचे किया। अगर तुम्हें इस घर में नहीं रहना तो जा सकती हो। वो मुड़कर चला गया। मैं वही खड़ी थी, पत्थर बनकर। ये वही आदमी था जिससे मैंने शादी की थी, जो पहली मुलाकात में शर्माता था, जिसकी आंखें साफ लगती थीं। वो आदमी कहाँ गया? या वो कभी था ही नहीं? रात को मैं अकेली थी। रोहित दूसरे कमरे में सोया। फोन उठाया, सुनीता जी का नंबर डायल किया। हेलो, सुनीता आंटी, मैं अनन्या बोल रही हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ इतनी रात को? आंटी, मुझे हेल्प चाहिए। बोलो। आंटी, कमला जी के बारे में वो सच जो आप जानती हैं, मुझे जानना है। सुनीता जी चुप रहीं। आंटी? बेटा, ये फोन पर नहीं बताया जा सकता। तो कैसे? तुम कल मुझसे मिल सकती हो। मैं अभी कानपुर में ही हूँ, होटल ग्रैंड में रुकी हूँ। कल? लेकिन बेटा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। कुछ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ जो जो शायद तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। जिंदगी बचा सकता है? हाँ बेटा, कमला ने पहले भी कुछ किया था, कुछ ऐसा जो। तभी फोन में कुछ आवाज आई, जैसे कोई लाइन में हो। आंटी? बेटा, कल मिलो, दोपहर में, अकेले आना। फोन कट हो गया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। कमला ने पहले भी कुछ किया था, कुछ ऐसा जो। क्या? और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वो अगले पार्ट में। अभी तो बस इतना कि उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने आंखें बंद रखीं, जैसे सो रही हूं। फुटस्टेप सुनाई दी, धीमे। फिर किसी ने मेरे सिरहाने से कुछ उठाया। मेरा फोन। मैंने नहीं हिली, सांस रोककर लेटी रही। वो शख्स फोन लेकर बाहर गया। कुछ देर बाद वापस आया, फोन रख दिया। फिर फुटस्टेप्स दूर होते गए। जब दरवाजा बंद हुआ, मैंने आंखें खोली। दिल धड़क रहा था। किसने उठाया था मेरा फोन? रोहित? या सास जी? और उन्होंने क्या देखा? मेरी कॉल्स, मैसेज, सुनीता जी का नंबर। मैं उठकर फोन चेक करने लगी। कॉल हिस्ट्री में कुछ नहीं था, मैसेजेस भी वही थे। लेकिन लेकिन कुछ गलत था। मैंने ध्यान से देखा। एक मैसेज डिलीट था, सुनीता जी का मैसेज, जिसमें उनका नंबर था। वो मैसेज वो मैसेज डिलीट कर दिया गया था। किसी ने मेरा फोन लिया, मैसेज देखा, नंबर नोट किया और डिलीट कर दिया। वो जान गए कि मैं सुनीता जी से मिलने वाली हूँ। अब क्या होगा? मेरे फोन से सुनीता जी का मैसेज डिलीट हो चुका था। किसी ने रात के अंधेरे में मेरा फोन उठाया, देखा और नंबर नोट करके डिलीट कर दिया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, और एक ही सवाल था दिमाग में, अब क्या होगा? वो जान गए थे कि मैं सुनीता जी से मिलने वाली हूँ, और इस घर में जब कोई सच के करीब पहुंचता है तो क्या होता है? विनोद का चेहरा याद आया,
मेंटल असाइलम में 30 साल से। रात भर नहीं सोई, करवटें बदलती रहीं, सोचती रहीं। सुबह उठी तो एक अजीब सी शांति थी घर में, बहुत अजीब। सास जी मुस्कुरा रही थीं। रोहित, जिसने कल रात मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, आज गुड मॉर्निंग बोलकर गया। ससुर जी भी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था। मुझे देखकर उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, जैसे वार्निंग दे रहे हों। कुछ होने वाला था, मुझे पता। नाश्ते के बाद सास जी ने कहा, अनन्या, आज शाम को कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं। कौन? तुम्हारे मायके से, तुम्हारे माँ पापा। मेरा दिल धड़का। माँ पापा? यहाँ? अचानक? उन्हें किसने बुलाया? मैंने। सास जी मुस्कुराईं, वो मुस्कान जो अब मैं पहचानती थी, खतरनाक मुस्कान। सोचा बहुत दिन हो गए, मिलने, कुछ बातें भी करनी हैं। कौन सी बातें? वो शाम को। वो मुड़कर चली गईं। मैं खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। माँ पापा को क्यों बुलाया? कौन सी बातें? और तभी मुझे याद आया, सुनीता जी ने कहा था दोपहर में मिलने को, होटल ग्रैंड में। अगर मैं अभी निकलूं? लेकिन रुकी। सोचा, अगर सास जी को पता चल गया कि वो नंबर सुनीता जी का था, तो शायद वो भी जानती हैं कि मैं मिलने जाने वाली थी। अगर मैं अभी निकली और वो देख लें, रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन न जाने का रिस्क और भी बड़ा था। सुनीता जी के पास कुछ था, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी बचा सकता था। उनके शब्द थे। मैंने फैसला किया। 11 बजे घर से निकली। सास जी से बोला, मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। इतनी जल्दी? अभी तो माँ पापा भी आने वाले हैं। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। सास जी ने मुझे देखा। कुछ था उनकी आंखों में, शक या कुछ और। ठीक है, जल्दी आना। मैं निकल गई। होटल ग्रैंड शहर के दूसरे छोर पर था। ऑटो किया, रास्ते में फोन चेक किया, कोई कॉल नहीं थी सुनीता जी की। नंबर याद था मुझे, रात को देखा था डिलीट होने से पहले। होटल पहुंची, रिसेप्शन पर पूछा, सुनीता जी? शर्मा। रूम 204, सेकंड फ्लोर। ऊपर गई, डोर नॉक किया। सुनीता जी ने खोला। उनका चेहरा तनाव से भरा था। आओ, जल्दी आओ। अंदर गई, दरवाजा बंद किया। आंटी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान? बेटा, बैठो, बहुत कुछ बताना है और वक्त कम है। मैं बैठी और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी। सच्चाई का पल। सुनीता जी ने एक लिफाफा निकाला, पुराना, पीला पड़ था। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, विनोद के। विनोद के? हाँ, और कुछ और भी है। उन्होंने लिफाफा खोला, अंदर से पेपर्स निकाले। देखो ये। मैंने देखा, मेडिकल रिपोर्ट थी, किसी साइकियाट्रिस्ट की। पेशेंट कमला देवी। डायग्नोसिस नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर विद हिस्ट्रियोनिक फीचर्स। मेरी आंखें फैल गईं। ये माँ जी की रिपोर्ट है? हाँ, ये 25 साल पुरानी रिपोर्ट है। विनोद के पेरेंट्स ने करवाई थी, जब तलाक की बात चल रही थी। कोर्ट ने साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का ऑर्डर दिया था। और और फिर कमला ने इसे बरी कर दिया, केस के बाहर सेटल कर लिया। विनोद के पेरेंट्स ने कॉम्पनसेशन मांगा, उन्हें मिला। इसके बदले उन्होंने ये केस और ये पेपर्स कभी पब्लिक नहीं किए। तो ये आपके पास कैसे? विनोद के भाई थे एक, अशोक, मेरे दूर के रिश्तेदार। उन्होंने एक कॉपी रख ली थी। बरसों बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे ने मुझे दी। मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, हाथ कांप रहे थे। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसका मतलब? इसका मतलब कमला को हर वक्त सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा कंट्रोल। वो मैनिपुलेट करती है, इतनी सफाई से कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता।
और अगर कोई उसके कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश करे, सुनीता जी रुकी तो वो तोड़ देती है, पूरी तरह, जैसे विनोद को तोड़ा। हाँ। और ससुर जी को। हाँ। और अब मुझे। सुनीता जी ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, निकल सकती हो। लेकिन कैसे? रोहित को छोड़ना होगा। वो कभी नहीं मानेगा। माँ के खिलाफ। रोहित को नहीं बदल सकती तुम। वो बचपन से प्रोग्राम्ड है। उसकी माँ ने उसे ऐसा बनाया है। वो कभी नहीं देखेगा सच। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं क्या करूं? अपने आप को बचाओ, अभी। सुनीता जी ने एक और पेपर निकाला। ये देखो, लीगल डॉक्यूमेंट था। तलाक के पेपर्स। विनोद और कमला के डिवोर्स पेपर्स। देखो ये क्लॉज। मैंने देखा। मेंटल क्रूअल्टी का केस था। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टडी का डिसीजन। कस्टडी? हाँ, विनोद और कमला का बेटा था, जो तुम्हें पता है। कोर्ट ने कस्टडी विनोद के पेरेंट्स को दी, कमला को नहीं, क्योंकि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में साफ था कि कमला फिट नहीं थी। ये मुझे कैसे हेल्प करेगा? बेटा, ये प्रेसिडेंट है। अगर तुम डिवोर्स फाइल करो और ये रिकॉर्ड सबमिट करो, कोर्ट को पता चलेगा कि पैटर्न है कमला का, और तुम्हारा केस स्ट्रांग होगा। मैंने सोचा, लंबा सोचा। लेकिन रोहित और माँ पापा, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? सुनीता जी की आवाज तेज हुई। बेटा, तुम अपनी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हो लोगों की राय को? देखो विनोद को, 30 साल से मेंटल असाइलम में है। इसलिए कि उसने सोचा लोग क्या कहेंगे। इसलिए कि उसने बहुत देर तक सहा। मैं चुप थी। और एक बात बताती हूँ, जो सबसे जरूरी है। क्या? कमला ने पहले भी अटेम्प्ट किया था, किसी को सीरियसली हार्म करने का। क्या? विनोद के सुसाइड अटेम्प्ट से पहले कमला ने उसके खाने में कुछ मिलाया था, स्लीपिंग पिल्स, बहुत ज्यादा। विनोद बच गया, हॉस्पिटल में पेट साफ किया गया, लेकिन वो इंसिडेंट कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। मेरा खून जम गया। आप कह रही हैं कि माँ जी ने? हाँ, कमला डेंजरस है, बहुत डेंजरस। और बेटा, सुनीता जी की आंखों में डर था। तुम उसके रास्ते में आ गई हो। वो तुम्हें भी। वो रुकी। मैं समझ गई। इसीलिए उन्होंने मेरे माँ पापा को बुलाया है आज शाम। क्या? हाँ, माँ जी ने कहा कुछ बातें करनी है। सुनीता जी का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, वापस मत जाओ। क्या? वापस मत जाओ उस घर में, अभी नहीं। कमला ने प्लान किया है कुछ, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन कुछ तो है। लेकिन माँ पापा? उन्हें फोन करो, बताओ सच, सब कुछ, अभी। मैंने फोन उठाया, हाथ कांप रहे थे। माँ का नंबर डायल किया। हेलो, बेटा। माँ, माँ आप कहाँ हैं? कानपुर आ रहे हैं, तेरी सास जी ने बुलाया। माँ, मत आइए। क्या? क्यों? माँ, सुनिए प्लीज, बहुत कुछ बताना है, जो मैंने आज तक नहीं बताया, लेकिन अब बताना होगा। और मैंने बताया, सब कुछ, फोन पर, रोते रोते। माँ जैसा खाना बनाओ वाली बातें, डेली टॉन्ट्स, मैनिपुलेशन, नीलम जी से मिलना, ससुर जी का सच, विनोद की कहानी, और आज सुनीता जी से मिलना, वो डॉक्यूमेंट्स। माँ सुनती रही, चुपचाप। फिर बोली, आवाज कांप रही थी। बेटा, तूने इतना सब अकेले? माँ, मैं डरी हुई थी, सोचती थी लोग क्या कहेंगे। पापा की इज्जत। इज्जत? माँ की आवाज तेज हुई। मेरी बच्ची की जान से बड़ी है इज्जत? पागल है क्या तू? मैं रो पड़ी। माँ, सुन, अभी सुन। हम वापस जा रहे हैं, कानपुर नहीं आएंगे। और तू भी वहां से निकल, अभी। सीधे लखनऊ आ जा, अपने घर।
लेकिन मेरा सामान? सामान बाद में लेंगे, पहले तू निकल। और रोहित? रोहित से मैं बात करूंगी या तेरे पापा करेंगे। तू बस निकल। फोन रखा। सुनीता जी ने मेरा हाथ पकड़ा। सही किया, अब जाओ जल्दी। मैं उठी। डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में रखे, पर्स में डाले। आंटी, थैंक यू। थैंक यू की जरूरत नहीं, बस सेफ रहना। होटल से निकली, ऑटो पकड़ा स्टेशन की तरफ। लेकिन रास्ते में फोन बजा। अननोन नंबर। उठाया। हेलो। अनन्या। सास जी की आवाज थी। मेरी सांस रुक गई। तुम कहाँ हो? मैं मार्केट। झूठ मत बोलो। आवाज ठंडी थी, खतरनाक। मुझे पता है तुम कहाँ हो और किससे मिली। माँ जी, मैं। सुनो ध्यान से। तुम्हारे ससुर को अभी हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है। अगर तुम्हें उनकी जिंदगी से कुछ लेना देना है तो वापस आ जाओ, अभी। फोन कट हो गया। मेरा खून जम गया। ससुर जी को हार्ट अटैक? सच था या ट्रैप? क्या करे से छोड़ दूं? लेकिन अगर ट्रैप था? फिर याद आया, पहली पार्ट में जब ससुर जी ने मुझे कहा था, बेटा तुम अभी जवान हो, अभी भी वक्त है। उनकी आंखों में क्या था? वो मुझे बचाना चाहते थे, इस घर से, इस जहन्नुम से। और अब अगर सच में उन्हें कुछ हो गया, क्या वो चाहते कि मैं वापस जाऊं उस ट्रैप में? नहीं, वो यही चाहते कि मैं निकल जाऊं, भाग जाऊं, सेफ हो जाऊं। मैंने ऑटो वाले से कहा, स्टेशन चलो। रास्ते में फोन किया माँ को। माँ, ससुर जी को हार्ट अटैक। क्या? माँ जी ने बोला, मुझे नहीं पता सच है या झूठ। माँ चुप रही। कुछ सोच। बेटा, तू स्टेशन जा, लखनऊ की ट्रेन पकड़, उधर की बातें उधर, तेरी सेफ्टी पहले। लेकिन अगर सच में कुछ हुआ है, तो भी तेरा वहां जाना कुछ नहीं बदलेगा। और अगर झूठ है, तो तू ट्रैप में फंस जाएगी। माँ, सुन मेरी बात, एक बार, बस एक बार। मैंने सुनी। स्टेशन पहुंची। ट्रेन थी 2 घंटे बाद। वेटिंग रूम में बैठी, सोचती रही। फिर एक और कॉल आया। रोहित। अनन्या, कहाँ हो? स्टेशन पर। क्या? क्यों? लखनऊ जा रही हूँ। अभी? पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम। रोहित, मुझे सुनो। नहीं, तुम सुनो। पापा को अटैक आया है और तुम भाग रही हो। ये कैसी बहू हो? रोहित, तुम्हारी माँ ने। माँ? फिर माँ? हर बात में माँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है माँ से? रोहित, प्लीज एक बार सुनो। तुम्हारी माँ मेंटल पेशेंट है। डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बकवास बंद करो। सच है। 25 साल पहले कोर्ट ऑर्डर्ड इवैल्यूएशन हुआ था। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस। मैंने कहा बकवास बंद करो। रोहित की आवाज इतनी तेज थी कि फोन कान से दूर करना पड़ा। तुम पागल हो गई हो? मेरी माँ पर ये आरोप? तुम। रोहित, मैं तलाक चाहती हूँ। चुप्पी। लंबी चुप्पी। क्या कहा तुमने? तलाक, डिवोर्स। मैं नहीं रह सकती इस घर में, तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ के साथ। तुम ये नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करूंगी। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी जान से बड़ी नहीं है। अनन्या। और रोहित, एक बात और। अगर तुम कभी जानना चाहो सच, अपने पापा से पूछना। वो सब जानते हैं। तुम्हारी माँ की पहली शादी के बारे में भी, उस बच्चे के बारे में भी, और विनोद के बारे में भी। कौन विनोद? पूछना अपने पापा से। फोन कट कर दिया। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सी शांति थी। पहली बार मैंने कह दिया।
जो सालों से कहना चाहिए था। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है। ट्रेन आई, बैठी खिड़की के पास। कानपुर छूटता गया। वो शहर जहां मैं बहू बनकर आई थी। वो घर जो मेरा होना चाहिए था, लेकिन कभी मेरा था ही नहीं। लखनऊ पहुंची। शाम हो गई थी। स्टेशन पर माँ पापा थे, दोनों। माँ को देखते ही मैं रो पड़ी, दौड़ कर गले लग गई। माँ! आ गई मेरी बच्ची, आ गई। पापा चुप थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कुछ और भी था, गुस्सा। उस परिवार के प्रति जिसने उनकी बेटी के साथ ये किया। घर पहुंचे। दादी थीं, बूढ़ी हो गई थीं अब, लेकिन उनकी आंखों में वही प्यार था। आ गई मेरी लाडली? हाँ दादी। ठीक किया। जहां इज्जत ना हो, वहां रहने का क्या फायदा? अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। रोहित के फोन आते रहे, कभी गुस्से में, कभी मिन्नतों में। वापस आ जाओ, माँ ने माफ कर दिया। माँ ने माफ कर दिया? किस बात का? मैंने क्या किया था? तुमने एलिगेशंस लगाए। वो एलिगेशंस नहीं, सच था, और है। फिर सास जी का फोन आया। अनन्या, बेटा। पहली बार बेटा बोला, इतने मीठे से। अनन्या, गलतफहमी हो गई, वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अब कुछ ठीक नहीं होगा। बेटा, तुम नाराज हो, समझ सकती हूँ, लेकिन घर तोड़ना। घर मैंने नहीं तोड़ा, आपने तोड़ा, सालों पहले। जब से आपने रोहित को अपना पपेट बनाया, जब से आपने ससुर जी को तोड़ा, जब से आपने विनोद को। चुप्पी। फिर सास जी की आवाज बदल गई। वो मीठापन गायब हो गया। तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रही हो। पता है, और अब डर नहीं लगता। तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत मेरी जान से बड़ी नहीं। फोन कट कर दिया। जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया, और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। डिवोर्स की लीगल प्रोसेस शुरू हुई। पापा ने एक अच्छे वकील से बात की, डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, वो जो सुनीता जी ने दिए थे। मेडिकल रिकॉर्ड्स, कोर्ट पेपर्स, सब कुछ। रोहित की तरफ से जवाब आया, डिनायल। ये झूठे डॉक्यूमेंट्स है, ये कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स रियल थे, कोर्ट वेरीफाइड किए। और फिर कुछ और हुआ। ससुर जी ने मुझे फोन किया। बेटा। पापा जी, आप ठीक है? हाँ बेटा, हार्ट अटैक नहीं हुआ था, वो झूठ था, कमला का। मुझे पता था। पापा जी, आप कोर्ट में गवाही देंगे? लंबी चुप्पी। पापा जी? बेटा, मैं। पापा जी प्लीज, आप जानते हैं सच, आप ही एक है जो बता सकते हैं। बेटा, कमला को पता चला तो। पापा जी, अब और कितना सहेंगे? कितने साल? देखिए, आपने खुद 30 साल से क्या जिंदगी जी है, क्या यही चाहते हैं बाकी जिंदगी के लिए? चुप्पी। और पापा जी, अगर आप नहीं बोले तो कल कोई और अनन्या आएगी, कोई और बहू, और उसके साथ भी वही होगा। क्या आप वो होने देंगे? फिर से चुप्पी। फिर एक गहरी सांस। ठीक है बेटा, मैं गवाही दूंगा। कोर्ट की तारीख आई। मैं, पापा और वकील एक तरफ, रोहित, सास जी और उनके वकील दूसरी तरफ, ससुर जी गवाह के तौर पर। कोर्टरूम में जब ससुर जी खड़े हुए, सास जी का चेहरा देखने लायक था। पहली बार उनकी आंखों में डर था, रियल डर। ससुर जी ने सब बताया। विनोद, पहली शादी, वो बच्चा, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, सब कुछ। और फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। 30 साल, 30 साल से मैं इस औरत के साथ रहा हूं, और हर दिन मरा हूं, थोड़ा थोड़ा। सास जी उठी। ये झूठ है, रामप्रसाद पागल हो गए हैं। शांत रहिए,
जज ने कहा। ससुर जी ने कंटिन्यू किया। मेरी बहू अनन्या, वो बच गई। भगवान का शुक्र है। जो मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। उनकी आंखों में आंसू थे। और मेरा बेटा रोहित, वो रुके। वो विक्टिम है, जैसे मैं था। बस फर्क ये है कि वो अभी नहीं समझ रहा। शायद कभी समझे, शायद ना समझे। हियरिंग खत्म हुई। कुछ हफ्तों बाद जजमेंट आया। डिवोर्स ग्रांट हो गए, मेंटल क्रूएल्टी के ग्राउंड्स पर। सास जी की साइकोलॉजिकल हिस्ट्री को एविडेंस माना गया। और यही सबसे बड़ी बात थी। जज ने रोहित से कहा, आप भी प्रोफेशनल हेल्प लें। आपकी परवरिश में जो हुआ उससे निकलना जरूरी है। रोहित का चेहरा सफेद था। सास जी रो रही थीं। ये धोखा है, कंस्पिरेसी है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। सालों का झूठ टूट गया था। कोर्ट से बाहर निकली। माँ पापा साथ थे। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मुझे गर्व है तुझ पर बेटा। आंखों में आंसू आ गए। पापा, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपकी इज्जत। तूने मेरी इज्जत बचाई। अपनी बेटी जैसी बहादुर है। इससे बड़ी इज्जत क्या होगी? माँ ने गले लगाया। चल घर चल, तेरे हाथ की चाय पीनी है। घर पहुंचे। मैंने चाय बनाई, अदरक वाली, वही रेसिपी जो माँ ने सिखाई थी। कप में डाली, माँ को दी, पापा को दी, दादी को दी। वाह, दादी बोली, बिल्कुल तेरी माँ जैसी चाय। माँ जैसी, असली माँ जैसी। उस पल मुझे हंसी आई और रोना भी। माँ जैसी खाना बनाओ। इतने महीनों से वो शब्द मुझे टॉर्चर कर रहे थे, एक झूठी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे थे। और अब असली माँ के सामने बैठी थी, जिसने सच में खाना बनाना सिखाया, जिसने प्यार दिया, जिसने कभी तुलना नहीं की। यही था असली घर, यही था असली परिवार। 1 साल बाद बहुत कुछ बदल गया। मैंने बीएड के बाद एक स्कूल में जॉब ली, प्राइमरी टीचर। बच्चों को पढ़ाती हूँ। उनकी हंसी, वो मेरी थेरेपी है। ससुर जी, उन्होंने फाइनली कमला जी से अलग होने का फैसला किया। बहुत देर से हाँ, लेकिन किया। अब वो अपने भाई के पास रहते हैं। कभी कभी फोन करते हैं। बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ पापा जी। मुझे अब भी लगता है, काश मैं पहले बोला होता। पापा जी, जो हुआ सो हुआ। अब आप खुश हैं ना? पहली बार बेटा, 30 साल में पहली बार। रोहित, उसका क्या हुआ? सुना है उसने थेरेपी शुरू की, कोर्ट के ऑर्डर के बाद। पता नहीं कितना फायदा हुआ। हम बात नहीं करते। कभी कभी उसके मैसेजेस आते हैं। आई एम सॉरी। मुझे समझ आ रहा है। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि माफी से नहीं भरते, वक्त से भी नहीं। बस जीना सीखते हैं उनके साथ। सास जी, कमला जी, वो अकेली हैं अब। सुना है बीमार रहती हैं। पड़ोसी देखते हैं। मुझे दया नहीं आती। क्या आनी चाहिए? उस औरत ने कितनी जिंदगियां तबाह की। विनोद, ससुर जी, वो बच्चा, मैं, और जाने कितने। नहीं, दया नहीं, लेकिन नफरत भी नहीं। बस दूरी, सेफ दूरी। नीलम जी से मिलती हूँ कभी कभी। वो अच्छी हैं। उन्हें खुशी है कि मैं निकल गई। बेटा, तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाई। अपने लिए लड़ी। आपकी वजह से आंटी, आपने सच बताया, वरना मैं आज भी। नहीं बेटा, तुम्हें चूज किया, सच सुनना और उस पर एक्ट करना। ये तुम्हारी ताकत थी। शायद। और सुनीता जी, वो भी लखनऊ शिफ्ट हो गईं। कभी कभी मिलना होता है। कैसी है मेरी बहादुर बच्ची? ठीक हूँ आंटी। और कोई नया रिश्ता? मैं हंस देती हूँ। अभी नहीं आंटी, अभी खुद को ढूंढ रही। ठीक किया। पहले अपने आप को जानो, प्यार बाद में आ जाएगा।
आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, उस लड़की को याद करती हूँ जो 23 साल की थी, जो शादी करके गई थी, जो सोचती थी सब एडजस्ट हो जाएगा, जो लोग क्या कहेंगे से डरती थी। वो लड़की अब नहीं है, अब मैं हूं। 29 साल की अनन्या, जिसने जहन्नुम देखा और बच निकली, जो अब जानती है कि माँ जैसा खाना बनाओ सुनकर सर झुकाना जरूरी नहीं, खासकर जब वो माँ कभी किचन में गई ही ना हो। जो अब जानती है कि रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, वो हक है। जो अब जानती है कि लोग क्या कहेंगे से बड़ा है, मैं कैसे जीऊंगी। और सबसे जरूरी, जो अब जानती है कि किसी के झूठ को सच साबित करने में अपनी जिंदगी वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। याद है पहली पार्ट में मैंने कहा था, मेरी माँ ने वो खाना बनाना सिखाया था जो अदरक वाली चाय से शुरू होता था और प्यार से खत्म होता था। वो सच था, और वो सच आज भी है। असली माँ की रेसिपी में अदरक होती है, प्यार होता है, गर्माहट होती है। नकली माँ की रेसिपी में बस झूठ और कंट्रोल और मैनिपुलेशन। मैंने वो रेसिपी कभी नहीं सीखी, और शुक्र है भगवान का, कभी सीखूंगी भी नहीं। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या मैंने सही किया? आप मेरी जगह क्या करते? चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ और भी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो, आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई तो आप भी संभाल लेंगे। एक बात और, अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको रोज इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, जहां आपकी हर कोशिश काफी नहीं होती, जहां आप माँ जैसा या किसी जैसा बनने की कोशिश में टूट रहे हैं, तो प्लीज रुकिए, सोचिए, क्या वो स्टैंडर्ड रियल भी है या बस एक झूठ जो आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? और अगर झूठ है तो उसे साबित करने में अपनी जिंदगी मत वेस्ट कीजिए। आप उससे बेहतर डिजर्व करते हैं। मैंने डिजर्व किया, और अब मैं जी रही हूं अपनी शर्तों पर, अपने घर में, अपनी माँ की असली रेसिपी के साथ। वो अदरक वाली चाय आज भी बनाती हूँ, और अब वो परफेक्ट है। अगली कहानियों में मिलते हैं